नमस्कार, मी अनिल जाधव. ॲग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. अ, आपण बघितलं की आता तुरीचा हंगाम चालू झालेला आहे. नवीन तूर बाजारांमध्ये हळूहळू येते. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही दोन महत्वाची राज्य आहेत तूर उत्पादनामध्ये. कर्नाटकमध्ये थोडीफार आवक वाढली आहे. महाराष्ट्रामध्ये पण हळूहळू वाढते. परंतु याच दरम्यान जी काही आयात झालेली असेल किंवा मग जो काही स्टॉक असेल शिल्लकचा त्याचा एक प्रेशर मार्केटवर आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तर म्हणजे ऑफ सीझन मध्ये सुद्धा तूर ही दबावात होती. हमी भाव 6,300 असताना सुद्धा बाजारात शेतकऱ्याला आता सध्या एक 4,500-5,000 पासून दर मिळतोय, परंतु अजूनही तो हमी भावापेक्षा कमीच आहे. तर याच चर्चेवर याच मुद्द्यांवर आपण आज चर्चा करणार आहोत की नेमकं आयातीच्या धोरणाचा कसा परिणाम झाला, त्यानंतर उद्योगाकडे सध्या तुरीचा साठा किती आहे आणि एकूण हंगाम कसा राहील याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. चर्चेमध्ये आपल्या सोबत आज आहेत ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेशजी अग्रवाल सर, त्यानंतर शेतीमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण सर आणि शेतकरी भारत परबते हे थोड्याच वेळात आपल्या सोबत जॉईन होणार आहेत. मी पाहुण्यांचं स्वागत करतो. दीपक सर, मी सर्वप्रथम आपल्याकडे येतो की आपण बघितलं की आपण एका वर्षाचा जर विचार केला तर भारतामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तुरीची आयात झालेली आहे आणि असं म्हटलं जातं, इव्हन आपण जाणकार सुद्धा सांगतात की आयात झालेल्या तुरीचाच दबाव सध्या मार्केटवर आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तुरीला हमीभाव सुद्धा मिळत नाही की आता सध्या आवकेचा दबाव सुद्धा वाढलेला नाहीये. म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही की अजूनही आपण सध्या ऑफ सीझन मध्ये आहोत, थोडक्यात असा विचार केला तर आपल्याला काय वाटतं की ही परिस्थिती कशी आहे मार्केटमधली सध्या? जी, मैं आपका धन्यवाद और मैं अग्रवाल सर की सुविधा के लिए मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। जैसे आपने कहा अपने प्रारंभिक निवेदन में कि सीज़न शुरू हो गया है और हिस्टोरिकली हमने देखा गया है कि कैलेंडर ईयर यही मार्केटिंग ईयर हमारे लिए लगभग अच्छा एक साबित हो रहा है। मतलब आज देखिए कि जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से हमें जो भी नंबर्स मिलते हैं वो अगर हम नाफेड और ट्रेडर्स को मिला के 6.5 लाख टन का 6.5 लाख टन का कैरी ओवर्स अभी शो हो रहा है जो भी नंबर्स मिले हैं। और इंपोर्ट सबसे बड़ा इंपोर्ट का अगर हम नंबर्स देखें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 5.8 लाख टन लगभग 6 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है और 61% का उसमें बड़ो मतलब ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। उत्पादन हम अगर देखें तो उत्पादन का जो भी परिदृश्य है हमारे सामने, खास करके अभी कर्नाटक स्टेट ने अभी नंबर्स दिए, उन्होंने बोला कि 12 लाख टन के मुकाबले 10 लाख टन का हमारा प्रोडक्शन है। तो पूरा देश जी का अगर हमारा जो भी एस्टिमेट्स है 43 लाख टन का गवर्नमेंट का एस्टिमेट्स है, लेकिन प्राइवेट एस्टिमेट जो है ट्रेडर्स प्रोसेसर के वो 32 लाख टन का एस्टिमेट्स बोल रहे हैं। और इस बीच अगर हम देखा जाए तो जैसे अग्रवाल सर को सभी को हमको पता ही है कि म्यांमार, मोजाम्बिक और मलावी से हमने करार किए हैं और म्यांमार में इस साल 2.5 लाख टन का प्रोडक्शन रहेगा तुअर का और लगभग 100% की बढ़त है वहां पर उत्पादन के लिए। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पिछले साल से भी कम आका जा रहा है और हर साल हमारा प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और इंपोर्ट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखा गया है कि जैसे ही इंपोर्ट्स बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों घटते हैं। क्योंकि देखिए कि फार्मर्स को मतलब ये देखा गया है कि फार्मर्स के हाथ में अगर पैसा नहीं है तो वो क्रॉप का जो न्यूट्रिशन है या जो क्रॉप का प्रोटेक्शन है उसमें उसके हाथ में पैसा नहीं रहता, इसलिए प्रोडक्टिविटी घटती है। तो कहने का मतलब यह है कि फार्मर को अच्छा अगर एमएसपी अच्छा रेट मिलता है तो कितना, जैसे अग्रवाल सर ने बताया कि 7,500, मैं बोलता हूं कि 8,000 रुपया सभी पल्सेस के लिए 8,000 रुपया अगर रेट हम देते हैं पर क्विंटल तो ये हमने देखा है कि हमारे देश में पूरा हमारी जितना जरूरत है देश का जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन कब होता है जब फार्मर्स के हाथ में पैसा पहुंचता है। तो अगर सस्ता इंपोर्ट इसी स्पीड से होता रहा तो फार्मर के हाथ में पैसा नहीं जा सकता और फार्मर वो क्रॉप लगाएगा नहीं या उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा। देखिए हमारे हमारे हाथ में नंबर्स अच्छे रहा, देखिए इस साल भी 50 लाख हेक्टेयर का एरिया था, महाराष्ट्र और कर्नाटका का उसमें ज्यादा हिस्सा है। 50 लाख हेक्टेयर एरिया जी होने के बावजूद
हमारा प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम खाली नेचर की वजह से नहीं है, फार्मर के हाथ में अच्छी खाद डालने के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि पिछले साल 6,000 के नीचे एवरेज कॉस्ट था फार्मर्स का, और पिछले साल की दूसरी छमाही में तुअर को आधार भाव से कम पैसा मिला है फार्मर के हाथ में। तो ये जी मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फार्मर को पैसा नहीं मिल रहा है, और मुझे डर है कि हम वेज ऑयल्स, मतलब जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल की तरफ हम वहां पर जैसा हुआ उस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। वेज ऑयल्स में बिल्कुल। इंटरनेशनल प्राइसेस आपको हमको पता है, इंडोनेशिया हो या यूएस हो, कितने बढ़ गए हैं, और जैसे ही उनको पता है हम सबसे बड़े इंपोर्टर है, तो कोई हमें सस्ता देने वाला नहीं है। एक दिन हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमको कोई सस्ता देने वाला नहीं है। और मैं और एक लास्ट में एक पॉइंट रखूंगा कि क्या ये जो भाव, लोग दालों के भाव बढ़ने का जो भी नैरेटिव लोग बोलते हैं, 100 रुपया, 105 रुपया, 110 रुपया, ये क्या इस इतना सस्ता रेट में तुअर 11-12 में या 13-14 में भी मिलता था, 21-22 में भी वही रेट में हम आपको चाहिए, और 31-32 में भी वही रेट में चाहिए। तो इस प्रकार का जो महंगाई का, जो मैं उसको कहूंगा कि सही तरीके से आकलन नहीं हो रहा है, और ये जो नंबर्स बताए पिछले साल के मुकाबले, बेस इफेक्ट के मुकाबले जो हम नंबर आंकते हैं महंगाई के, वो गलत है। नटशेल में, सारांश में ये कहूंगा कि फार्मर्स को पैसा न मिलने के कारण, फार्मर्स को अच्छी आमदनी न होने के कारण, सपोर्ट प्राइस के नीचे सभी, लगभग एक दो अपवाद छोड़ा जाए तो सभी पल्सेस के भाव सपोर्ट प्राइस के नीचे ट्रेड होने के कारण हम फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, और धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता छोड़ दीजिए, हम परावलंबन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, इस साल में अगर हम 6 लाख टन इंपोर्ट करते हैं और अगले साल में अगर उतना ही इंपोर्ट होता है, तो 12 लाख टन तो इंपोर्ट ही हो जाएगा। जो हमें आज जो डेफिसिट है प्रोडक्शन में, जो हम देख रहे हैं कि उसका जो फार्मर्स को मतलब जो फायदा मिलना चाहिए था रेट में, आज भी रेट 6,000 के नीचे है। तो वो फायदा न मिलने के कारण अगले साल भी हमारा सोइंग नंबर्स, या अगले साल फार्मर को प्रेरित करने के लिए, फार्मर को अगले साल में क्रॉप लगाने के लिए जो प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और हम परावलंबन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत ही मतलब अच्छा साइन नहीं है कि हम पल्सेस में फिर से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, अभी बजट या जो भी हमारा पॉलिसी मेकर्स का जो भी थॉट प्रोसेस है, तो उनको फार्मर के हाथ में पैसा कैसे जावे, इस तरह से, ना ही गवर्नमेंट को, ट्रेडर्स को, सभी को सोचना चाहिए कि फार्मर्स के हाथ में पैसा कैसा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमारे बहुत चॅलेंजेस आहे की हम इस दिशा में कैसे विचार करें। जी बरोबर आहे. दीपक सरांनी आता सांगितलं की आयातीमुळे बाजार दबावत आहे. बाजार दबावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. इव्हन शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये पैसा नसतो की ते आपल्या पिकाला खतं औषधे देऊ शकतील किंवा उत्पादकता वाढवू शकतील. जर हातामध्ये पैसाच येणार नहीं तो शेतकरी पीक लावणार नहीं। अग्रवाल सर ने आपकी तरफ आता हूँ। अभी दीपक चौहान सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि जो तुअर का जो इम्पोर्ट हुआ है, इसके वजह से मार्केट रेट अभी प्रेशर में है। मार्केट रेट प्रेशर में इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि अभी जो बाजार में अराइवल हो रहा है नए माल का, तो उसको रेट नहीं मिल पा रहा है। उसके वजह से फार्मर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे अगले सीजन में भी कि हम ज्यादा सोइंग बढ़ाए या फिर प्रोडक्शन बढ़ाए। तो इंडस्ट्री इस ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसके तरफ कैसे देखती है? नहीं, इंपोर्ट तो अभी सरकार काफी कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को ये डर बैठा हुआ है कि भारत में तुअर का उत्पादन घट रहा है। निश्चित ही, जैसा अभी अनिल भाई ने कहा, उत्पादन निरंतर घट रहा, क्योंकि किसान को उसकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। अब किसान और उसकी पत्नी और बच्चे दिन भर खेती करते हैं, 4 महीने गर्मी सर्दी बारिश में, और अगर तुअर का प्राइस कम मिलेगा, उड़द का प्राइस कम मिलेगा, तो नेचुरल है वो सरसों पे जाएगा, कपास पे जाएगा, गन्ने पे जाएगा, केले पे जाएगा, सोयाबीन पे जाएगा, मूंगफली बोएगा। तो अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि किसान डाइवर्ट हो रहा है। अभी हमारे यहाँ अगर आप देखें, राजस्थान में सरसों होती थी, अब धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश में काफी होने लग गई, क्योंकि सरसों की कीमतें अच्छी। तो मैंने भी सरकार को बार बार अनुरोध किया है
कि आप आयात के बजाय हिंदुस्तान के किसान को मजबूत करें, हिंदुस्तान के किसान को तुअर का समर्थन मूल्य 75 रुपए कम से कम दें, तो वो बोने में रुचि करेगा और हम आयात कम करें। हम देख रहे हैं कि आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है और आयात बढ़ने से प्राइजेस दिन पे दिन नीचे जा रहे हैं। जब प्राइस नीचे जाएगा तो किसान कपास में जाएगा, सरसों में जाएगा। तो सरकार को दलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, हमारे किसान के उद्धार के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तब तक किसान, अगर हमारे यहाँ तुअर, उड़द और मसूर, अभी हम 3 साल का हिसाब देखें तो पिछले 3 साल में कनाडा से निरंतर मसूर आ रही है और देश में उसका उत्पादन घट गया तो हमको कनाडा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब कनाडा से हम मसूर ले रहे हैं तो यहाँ का किसान गन्ने में जा रहा है। तो यहाँ के किसान को आप अच्छी कीमत दिलाएं, मंडियों में अच्छी कीमत मिले, मार्केट में अच्छी कीमत मिले, सरकार अच्छी कीमत में खरीदे, तो ही वो दलहन की तरफ जाएगा। हो रहा है उल्टा। तो सरकार को इसको सुधार करने की जरूरत है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी को भी लिखित में अनुरोध किया है। कल जो हमारे मूल्य आयोग की मीटिंग में उसमें भी ये रखा है और उसके बाद में अनेक मुद्दों स्तर पर मैंने उनको ये बताया है कि आप वो निर्णय कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान के किसान का नुकसान हो रहा है और देश के बाहर बर्मा, मलावी, केनिया, तंजानिया, म्यांमार में जो लोग किसान हैं उनका भला हो रहा है, बड़ी कंपनियों का भला हो रहा है। तो आपको पॉलिसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यही बात हमने बजट में भी रखी, यही अभी मैंने लिख के भी भेजा है और यही बात मैंने हर मीटिंग में उनको कही है कि भाई आपके जो निर्णय होते हैं वो देश के बाहर के व्यापारियों और किसानों के फायदे में हो रहे हैं और यहाँ के किसान को नुकसान में। तो सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। हमारे यहाँ आत्मनिर्भर बढ़ने के, हम देखें चने का भी पूरे वर्ष में तुअर के साथ चने की भी कीमतें काफी कम हुई। अब तुअर की भी कीमतें काफी कम है, उड़द की भी कीमतें काफी कम है। तो किसान को बोने के लिए उसको जितना समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए या जितना भाव बढ़ना चाहिए, मार्केट में उसको प्राइस मिलना चाहिए, वो तुअर उड़द में नहीं मिल पा रही। तो ये सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और अगर उन्होंने इस पे 1-2 साल में अगर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगे चल के हमको आयात पर, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब हम मलावी की बात करें, केनिया की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, तो वहां कोई तुअर बोना नहीं जानता था। भारत के लोगों ने उनको बताया कि भाई इंडिया में कमी है, आप बोइए। उन्होंने बोना चालू किया, युगांडा और इधर सब, और वो इंडिया में आ रही है। भारत का ही भाग था बर्मा में तुअर, उड़द, मूंग तीनों पैदा होते हैं। अब विश्व में सबसे अधिक किसी मुल्क में उड़द पैदा होता है तो बर्मा में होता है। तो वहां के लोग पैदा करके इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं और इंडिया के किसानों का, फार्मर का नुकसान हो रहा है। तो सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम निरंतर, हमारी संस्था ये कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान के व्यापारी, दाल मिलर और किसानों का नुकसान ना हो और बार बार हर फोरम पर ये बात हम रख रहे हैं और किसानों को आवाज उठाना चाहिए। इस देश का बड़ा आकलन करने में किसान बहुत साइलेंट होके घर में बैठा है। किसान की बात को मुझे रखना पड़ता है। किसान को अपनी आवाज उठाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, हर प्लेटफॉर्म, फोरम पे अपनी बात को रखना पड़ेगा और उस सबको सहयोग करना पड़ेगा। तब जाके वर्तमान में जो अधिकारी बैठे हैं उनका ध्यान आयात पर अधिक है और हिंदुस्तान के किसानों पे कम है। तो हमको आयात कम करना चाहिए और देश के किसानों के लिए अच्छा मार्केट में प्राइस मिले, अच्छा उसको बीज मिले, अच्छी उसको पानी की सुविधा हो, तब जाके किसान दलहन में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जी जी। आता दीपक सर, अग्रवाल सरांनी खूप महत्वाचा मुद्दा इथे मांडला की इथे प्रक्रिया उद्योग सुद्धा आयातीच्या विरोधात आहे. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की वेळोवेळी त्यांची संस्था याला विरोध करत असते, परंतु ग्राहकांना स्वस्त द्यायचं पण महाग म्हणजे माहित नाही की महागाई म्हणजे खूपच दिवस ठरते असं वाटतंय. तुम्ही आकड्यांविषयी सांगितलंच आहे की महागाई नाहीच आहे. आपण 2011च्या तुलनेमध्ये त्याच दराने जर डाळ मागत असू तर शेतकऱ्यांची एक म्हणजे हे ठरेल की म्हणजे आपण शेतकऱ्यांना मातीत घालतो का असं ठरेल. आपण बघितलं की यंदाचं वर्ष आपल्याला एक अनुभव आला की आयातीवरती अवलंबून राहणं किती धोकादायक आहे. त्याचं उदाहरण म्हणजे खाद्यतेल आहे. मग सरकारला एवढा मोठा अनुभव येत असताना सुद्धा सरकार नेमकं कडधान्याच्या बाबतीमध्ये ते पाऊल का टाकत आहे. सरकारच्या पॉलिसी अशा का आहेत की त्या नेमक्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शेतकरी याच्याकडून दूर कसे जातील हेच पुढे येते. आणि अग्रवाल सरांनी आणखीन एक मुद्दा इथे मांडला की
शेतकऱ्यांच्या ज्या समस्या किंवा शेतकऱ्यांशी संबंधित हा प्रश्न आहे की आयात कमी करावी सरकारने आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर द्यावा. आपण वेळोवेळी हे बघत असतात की त्यांनी असं सांगितलं की शेतकऱ्यांनी यासाठी पुढे यावं. तर ह्या सगळ्या मुद्द्यांकडे आपण कसं बघता की सरकारने नेमका धोरणांमध्ये बदल करायला हवा का आणि शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका काय असायला पाहिजे? दीपक सर. नाही, सरकारपर्यंत जो फीडबॅक जातो या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये, सरकारपर्यंत दरवेळी डाळींच्या संदर्भात, कडधान्यांच्या संदर्भात जो फीडबॅक जातो तो एकतर इंडस्ट्रीकडनं जातो किंवा सरकार आपल्या वेगवेगळ्या एजन्सीज थ्रू तो फीडबॅक घेतो. तर त्यावेळेला सरकारकडे त्यावेळेला असं सांगितलं जातं की मग काही इलेक्शन्स असतील किंवा हे बघा, बऱ्याचदा पेट्रोलचे भाव कंट्रोल करता आले नाही किंवा खाद्यतेलाचे भाव कंट्रोल करता आले नाही, महागाई कंट्रोल, तिथली महागाई कंट्रोल नाही करता आली तर कंट्रोल काय जे करता येण्यासारखं आहे तर कडधान्य, तर म्हणून कडधान्य कंट्रोल करायची. परंतु तुम्ही जे म्हणालात की बऱ्याचदा होतं काय की प्रोसेसर कडनं सुद्धा बऱ्याचदा शेतकऱ्यांकडनं माल, शेतकरी टप्प्याटप्प्याने माल विकतो आणि शेतकऱ्यांकडनं माल मिळत नाही, त्यावेळेला प्रोसेसर कडनं सुद्धा मागणी केली जाते. ऑल इंडिया डाळ मिल हे जे असोसिएशन आहे यांनीही अशी मागणी केली होती की मागच्या मार्च मध्ये की तुम्ही कोटा अलाव करा, पण त्यावेळेला आधारभावाच्या खाली किमती होत्या. मग माझा मुद्दा असा आहे की आधारभावाच्या खाली किमती असताना कोटा अलाव करा अशा प्रकारचं जेव्हा निवेदन दिलं गेलं त्याच्यानंतर त्या निवेदनामुळे सरकार जागा होतो किंवा अशा प्रकारच्या पाठपुराव्यामुळे सरकार म्हणते की ज्या अर्थी प्रोसेसर म्हणताय की पुढे सप्लाय शॉर्ट आहे त्या अर्थी किमती वाढणार, म्हणून सरकारने मागच्या वर्षी काय केलं की सुरुवातीला कोटा अलाव करतो म्हटलं आणि नंतर पूर्ण इम्पोर्ट फ्री केला आणि त्या फ्री इम्पोर्टचा तोटा प्रोसेसरला पण झाला, कारण प्रोसेसरला कुणातरी ट्रेडर कडनं मग इम्पोर्ट खुला झाल्यामुळे प्रोसेसरला जो माल मिळणार होता तर तो प्रोसेसरची तिथे मोनोपॉली संपली, कारण डायरेक्ट प्रोसेसर इम्पोर्ट करून प्रोसेस करून लोकल मार्केटमध्ये माल आणला असता. माझा मुद्दा हा आहे की प्रोसेसर असो किंवा ज्या कोणी संस्था आहेत, शॉर्ट टर्म जे त्यांना शॉर्ट टर्म फायद्यासाठी किंवा शॉर्ट टर्म बऱ्याचदा तुम्ही पाहिलं की आता कॉटन इंडस्ट्रीकडनं किंवा सोया इंडस्ट्रीकडनं पण कशा प्रकारची मागणी केली जाते, म्हणजे माल पाईपलाईन मध्ये असतो परंतु म्हणजे इंडस्ट्रीने सुद्धा हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, म्हणजे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीने, की शेतकऱ्याचं भलं तरच आपलं पण भलं. शेतकऱ्याकडे माल असला तरच, लोकल माल आला तरच आपल्याकडे सुविधा असेल प्रोसेसिंगची, माल अवेलेबिलिटीची. तर माझ्या मते सरकारकडे फीडबॅक जाणं हा एक मुद्दा आहे पहिला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर. सरकारकडे आणि सरकारकडे स्वतःची अशी यंत्रणा नाहीये की फुलप्रूफ किती पूर्ण सगळं ट्रॅक करू शकेल की सप्लाय किती आहे, आपली डिमांड किती आहे, कॅरिओर्स किती राहणार आहेत. सरकारकडे अशी कॉम्पिटंट किंवा व्यावसायिक पद्धतीची अशी यंत्रणा नाहीये, त्यामुळे सरकार शक्यतो प्रोसेसरवर किंवा अन्य लोकांवर अवलंबून राहतं निर्णय घ्यायला. हा एक मुद्दा झाला. आणि शेतकरी का याच्या विरोधात आवाज उठवत नाही असा जो अग्रवाल सरांनी आणि तुम्ही जो मुद्दा उपस्थित केला त्याचं कारण शेतकऱ्याचा आता कुणावर विश्वास नाही राहिलेला, त्यामुळे आणि शेतकऱ्याला वाटते की किती आवाज उठवला तरी पॉलिसी बदलत नाही, धोरणं विरोधातच जातात त्यांच्या. तर शेतकरी आवाज यासाठी उठवत नाही की शेतकऱ्याला आवाज उठवल्यावर सुद्धा आपल्या फायद्याचं काही होईल अशा प्रकारचा विश्वास आता शेतकऱ्यांमध्ये राहिलेला नाहीये. आणि दरवेळी शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचा फायदा कोणीतरी संघटन घेतं, कोणीतरी पॉलिटिशियन लावतो, हा सगळा प्रॉब्लेम आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या म्हणजे हा जो काही आपण जो म्हणतो की शेतकरी खरोखर सायलेंट आहे, आज खतांचे भाव इतके वाढले तरी शेतकरी सायलेंट आहे बघा. तर शेतकरी सायलेंट असण्याचं किंवा शांत असण्याचं कारण असं नाही की त्याच्यात असंतोष नाहीये, असंतोष प्रचंड प्रमाणात आहे. शेतकऱ्याला हेही दिसतं इम्पोर्ट होतोय, खतांचे भाव वाढले, वीज मिळत नाहीये, हे सगळं शेतकरी पाहतोय, परंतु तो रस्त्यावर का येत नाही तर त्याचं कारण त्याला म्हणजे तो जेव्हा येईल त्यावेळेला कोणी लीडर नसेल. 2017ला आपण पाहिलं शेतकरी रस्त्यावर आला, त्या आंदोलनाला कोणीही नेता नव्हता, पण नंतर जे व्हायचं ते झालं पुढं. तर प्रॉब्लेम हाच आहे की शेतकऱ्याचा जसा राजकीय पक्षांवर विश्वास नाही राहिलेला किंवा वेगवेगळ्या ज्या संघटना आहेत त्यांच्यावर पण विश्वास नाही राहील, ना पॉलिसी मेकरवर विश्वास आहे, ना लोकप्रतिनिधींवर. तर अनफॉर्च्युनेटली या सगळ्या गोष्टींकडे मी तुम्ही विचारलं की कसं पाहतोय, तर ह्या गोष्टी अनफॉर्च्युनेटली अशा दिशेने चालल्या आहेत की आपण त्याचा म्हणजे लॉजिकल त्याचं कन्क्लुजन काय आहे की आपण आता परावलंबनाकडे चाललो. म्हणजे तुम्ही पहा की दरवर्षी तुरीचं उत्पादन कमी कमी होत चाललंय, इम्पोर्ट वाढत चाललेला आहे. उत्पादन, मी जो मुद्दा मांडला होता की उत्पादन यामुळे नाही कमी होते, उत्पादन कमी होते की शेतकऱ्याला पैसा मिळत नसल्यामुळे प्रति हेक्टरी खर्च तो करू शकत नाही.
आणि आपल्याकडे क्षेत्र वाढतंय. बरोबर. तुम्ही बघा, तुरीचं क्षेत्र दरवर्षी वाढतंय पण उत्पादन कमी होतंय, कारण हो. त्या पिकाला जे न्यूट्रिशन लागतं, त्याच्या क्रॉप प्रोटेक्शन साठी खर्च करायला त्याच्याकडे जो सरप्लस पैसा यायला पाहिजे, 7-8 हजार रुपये किमान रेट, बरोबर. 8 हजार रुपये रेट मिळाला तर हम्म. तो पैसा खर्च करेल. आणि तो खर्च करत नसल्यामुळे प्रॉडक्टिव्हिटी आपली दिवसेंदिवस खराब होत चाललेली आहे. चांगलं बी, चांगलं खतं, चांगल्या प्रॅक्टिसेस, पेट्रोलचा एवढा खर्च वाढलाय. तर सारांश असा आहे की आपण जसं अग्रवाल सरांनी सांगितलं की मोझांबिक, मलावी, म्यानमार यांच्या हातात शेती आपण देणार आहोत आणि शेतकरी मात्र आणि शेतकरी त्याकडनं परंतु ह्या देशांची तेवढी क्षमता नाहीये आणि अल्टिमेटली आपल्याला परत जसं खाद्यतेलाच्या बाबतीत झालं तसं हेल्पलेस आपण राहणार आहोत. हा माझा मुद्दा आहे. ही एकूणच जी प्रक्रिया आहे ती काही चांगल्या दिशेने चालली असं मला काही वाटत नाहीये. शेतकऱ्याचं नुकसान हा, तर सगळ्यांचं अ, नुकसान आहे, हा याच्यातला मुद्दा आहे. ठीक आहे. बरोबर. आपल्यासोबत शेतकरी जोडले गेलेले आहेत भारत पर्वते. आपल्यासाठी याचा हंगाम कसा ठरतोय? म्हणजे आता बऱ्याच महाराष्ट्रात इव्हन कर्नाटकमध्ये सुद्धा बऱ्याच शेतकऱ्यांनी असे रिपोर्ट दिले की त्यांच्या उत्पादनामध्ये मोठी घट झाली, म्हणजे बदलतं हवामान असेल त्यामुळे कीड रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, त्यामुळे उत्पादन खर्च तर वाढलाच, परंतु उत्पादन हा. सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घटलेलं आहे. आणि हा. तर आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे सध्या? तुम्हाला काय वाटतं की तुमचं उत्पादनाची परिस्थिती कशी आहे यंदा? आमचं उत्पादन जवळपास यावर्षी 50 ते 60% उत्पादन घटलं तुरीचं. हॅलो, आवाज येतोय ना त्याला सर? नेमकं कारण काय आहेत त्याच्या मागे? हा, त्याच्यावर हे वातावरण बदल, हे धुवारी, अवेळी पाऊस आला, धुवारी धुक्यामुळं वातावरण घटलं, हे मोसम बरोबर नाही आणि किडीचा उपद्रव झाला, औषधी बरोबर मिळणार गेले, हे झालं, ह्याच्यामुळे उत्पादन घटलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शासन काही दाद द्यायला तयार नाही, उत्पादन आधारित भाव नाही, उत्पादनावर आधारित बरोबर. भाव नाही, मागच्या वर्षी जे आधारभूत किंमत आहे ती सुद्धा भाव कुठं खरेदी करत नाही आणि ते उत्पादन आधारावर भाव मिळाला तर शेतकरी सुखी होईल. आणि उलट 60% उत्पादन घटल्यानंतर आणि हे शासनाचं हे विदुरी धोरण जे आहे, आघोरी धोरण, बाहेरून जे आयात करायचं माल, ते काय खरं नाही शेतकऱ्यासाठी. आणि शेतकरी तुम्ही म्हणता मागे आवाज उठवायचं. अहो, आवाज उठवायला शेतकरी तयार आहे, पण सरकार ऐकायला कुठं तयार आहे? सरकार कोणी घरानंच ऐकून घेत नाही. हे माल कमी झालं म्हणलं की घ्या, लाखो टन आयात माल बाहेरून मागवायचं आणि शेतकऱ्याला दारिद्र्याच्या खाईमध्ये लोटायचं. हे सरकारचं एक धोरण आहे शेतकऱ्याविरोधी. हे शेतकरी खूप आवाज करते पण ऐकायला कोण तयार आहे? अग्रवाल सर, हमारे जो किसान भाई है तो उन्होंने अभी एक इम्पोर्टेंट बात कही कि उन्होंने कहा कि हम लोग बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, किसानों ने बहुत जगह पे आंदोलन भी इसके पहले किया हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार हमारी सुनता नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये रहता है कि अगर इंडस्ट्री कह रही है सरकार से कि आप आयात मत कीजिए, इंपोर्ट मत कीजिए, उससे जो डोमेस्टिक रेट है तुअर के वो गिरते हैं, तो सरकार इंडस्ट्री की भी नहीं सुनता है, सरकार किसानों की भी नहीं सुनते है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिर सरकार सुनता किसका है? जो आयात जो करती है, आयात जो हो रहा है अभी, तो किसके डिमांड पे हो रहा है? नहीं, क्या वर्तमान में जो लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन गया उनके मन में कि कीमतें दालों की एकदम बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। साल भर से दाल का मार्केट स्थिर है, सारी दालें 80 से 100 रुपए के आसपास बिक रही है। हमेशा आप देखें, अभी अनिल भाई ने बताया कि 2010-11 ने 2012-13 से 90 रुपए से 110 रुपए दाल बिकती है और ये बिकती रहेगी। इसमें हम अगर 8 साल का एनालिस करें कि जो महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब से दाल का भाव होना चाहिए 125 से 140 रुपए, मगर वो भाव नहीं है, क्योंकि किसान को जो है दाल का उचित मूल्य जो खड़ी दलहन का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और दाल का आयात होने से कीमतों पे दबाव आ रहा है। ये निश्चित है कि सरकार आयात कर रही है तो उसको उपभोक्ता को लाभ हो रहा है। हम उपभोक्ता के लाभ की चिंता कर रहे हैं, मगर हमारे देश में पहली चिंता होना चाहिए कि किसान का उत्पादन बढ़े, देश आत्मनिर्भर बढ़े, देश में दलहन की पैदावार इतनी बढ़े कि किसान संपन्न हो। हमको किसान संपन्न करना पड़ेगा। जब संपन्न करना है तो हमको 75-80 रुपए उसको
कच्चे रॉ मटेरियल जो खेत में होता है उसकी कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि 75-80 रुपए जब हम देते हैं तो उसमें भी 4 से 5 रुपए किसान को कम मिलता है। मार्केट यार्ड में जाना, उसका भाड़ा, मंडी टैक्स, जकात, तमाम भर के बोरे, बारदान, मजदूरी, ये सब भी लगता है। तो सरकार को इस जी। पर चिंता करना चाहिए। कल भी मैंने मीटिंग में स्पष्ट किया उनको, मूल्य आयोग को, कि आप 2 साल से गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं उनसे कंटिन्यूस हर साल मूल्य आयोग की मीटिंग में 2 बार मैं जाता हूं। इस बार उनने म्यूचुअल मीटिंग रखी तो मैंने इस बात पर उनको बार बार कहा कि आप इसकी चिंता करें, नहीं तो आप आयात पर निर्भर हो जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाएगा कि हमको विदेशों से आयात करना पड़ेगा। और वहां के लोग पैदा इसलिए करते हैं कि भारत एक बड़ा परचेसर मार्केट है। विश्व में अगर तुअर की डिमांड अगर कहीं है तो वो भारत में है। इसलिए तो जिम्बाब्वे, मलावी, केनिया, म्यांमार ये पैदा करते हैं। मसूर जो है जी। वो कनाडा में पैदा होती है। 3 साल से मसूर काफी कम हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान मसूर बोते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक और गुजरात और मध्य प्रदेश के किसान तुअर बोते हैं। तो मसूर का भी वही स्थिति है। तो सरकार को इस पे चिंता करना चाहिए। किसानों को अपनी बात हर फोरम पे रखना पड़ेगी। नहीं हो तो उसको अपनी बात दिल्ली पहुंचाए, सांसद के माध्यम से, आपके जो विधायक है उनके माध्यम से, हम लोग भी मंत्री जी के माध्यम से बात रखते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग हमारी बातों को रोकता है, मगर हम अपनी पूरी ताकत से रखते हैं। और हम इस बात की चिंता करते हैं कि तुअर में, उड़द में भारत के किसान आत्मनिर्भर बढ़े, 80 रुपए उनको कीमत मिले, ताकि वो दलहन के उत्पादन में रुचि रहे। और हमको जो बाहर से आयात करना है उसका कम हो। बीच में हमने आयात के लाइसेंस का कहा था, तो उसके पीछे उत्पादन बढ़ाने का, आयात लाइसेंस अगर सरकार देती है तो एक कोटा फिक्स हो जाता है। अभी तो ओजीएल में कर दिया कि कोई भी किसी कंट्री से कितना भी मंगा लो। अगर कोई कोटा फिक्स होता है तो उससे ज्यादा आयात नहीं हो सकता है। मगर जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लगातार प्रयास करती है कि भारत का मार्केट डिस्टर्ब ना हो, भारत के मार्केट में हमारा माल बिके। मगर हमारी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसान को हर मुद्दे पे बोलना चाहिए। किसान को अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाना पड़ेगी। किसान कमजोर ना रहे। आप अपनी बात रखेंगे तो सरकार सुनेगी। मैं तो हर फोरम पर इस बात को उठा रहा हूं कि ताकि दलहन के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताता हूं। 2007 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो दिल्ली में मैंने उनको कहा कि हमारे देश के किसान को आप 660 रुपए कुंटल गेहूं दे रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूं आ रहा है, लाल आ रहा है, खराब आ रहा है, वो 1300 से 1500 आ रहा है। तो आप हमारे किसान को 1000 रुपए कुंटल दें। तो उस समय रांची के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुबोध कांत साहब मेरे साथ बैठे थे मंच पर। उन्होंने कहा मैं परसों कैबिनेट पे इस विषय पे बात करूंगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में भारत सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 900 रुपए कुंटल कर दिया। उसके बाद हमारे पंजाब से लेके हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब किसानों ने गेहूं की पैदावार कर दी। तो आज हम गेहूं में आत्मनिर्भर है। तो हम चाहते हैं कि तुअर और उड़द, मसूर और चने में भी देश आत्मनिर्भर बने, और हमको विदेश से बार बार आयात करने की जरूरत ना पड़े, और हमारे किसान को 75-80 रुपए कुंटल निरंतर मिलता रहे। क्योंकि उसका भी पूरा परिवार है, उसको 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए। उसको तुअर की अच्छी कीमत मिलेगी तो तुअर बोएगा, उड़द की अच्छी कीमत मिलेगी तो उड़द बोएगा। तो हम अपनी तरफ से लगातार सरकार को लिखित में भी भेज रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ सर, अभी दीपक सर ने कहा कि एक इंपोर्ट का एक आंकड़ा बताया कि उन्होंने कहा कि 6 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हुई है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से अभी तक इंपोर्ट कितना हुआ है तुअर का इंडिया में? नहीं नहीं, तुअर का जो 6 लाख टन है उसमें उड़द भी सम्मिलित है। अब देखिए, 2 लाख मैट्रिक टन का तो समझौता जिम्बाब्वे से किया, और 2 लाख का अभी इन्होंने दोबारा कर दिया। 40,000 क्विंटल का मलावी से करा, कुछ म्यांमार से। तो 5 लाख मैट्रिक टन का तो समझौता किया है। और उसके अतिरिक्त ओजीएल पे अलग, तो ये अभी जो 6 लाख का टन का जो है, ये 5 से 6 लाख तो हो ही गया है। मगर और 2 महीने में काफी आएगा, क्योंकि अभी आयात की जो अवधि है वो 31 मार्च है, उसमें 2 महीने बाकी है, फरवरी। तो ये और कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख मैट्रिक टन
माल और आएगा। दूसरा, अभी बर्मा में उड़द की नई क्रॉप आई है, तो वहां से उड़द भी आएगा। तो आयात जो सरकार कर रही है वो ज्यादा कर रही है, और ज्यादा आयात से देश के किसान का नुकसान होगा। तो हम उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आयात कम करे, और इंडस्ट्रीज को तो देश की तुअर मिले या विदेश की, उसको तो दान बना के उत्पादन करना है। उसको तो हिंदुस्तान का अगर माल होगा तो उसकी क्वालिटी विदेशों से अच्छी रहती है, उसका स्वाद विदेशों से अच्छा रहता है, उसका दाना विदेशों से अच्छा रहता है। तो भारतीय दाल उद्योग तो चाहता है कि इंडिया में पैदावार बढ़े, ताकि उसकी दाल की क्वालिटी बहुत इंप्रूवमेंट रहती है। और जो विदेशों की दाल होती है उनकी क्वालिटी और देश की दाल की क्वालिटी में बड़ा अंतर है। तो हम तो चाहते हैं देश में उत्पादन बढ़े और किसानों को सही मूल्य मिले। अब इंडस्ट्रीज में कोई उत्पादन की, अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक की नई तुअर आ रही है, उधर जो सितंबर अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के देशों में जो उत्पादन हुआ वो कंटिन्यूस आ रहा है, तो वो भी मार्च तक काफी आ जाएगा। तो तुअर और उड़द काफी मात्रा में इस 2 महीने में आ जाएगा। तो उससे प्राइजेस कंट्रोल तो होगी, मगर उपभोक्ता को उसका विशेष बेनिफिट नहीं होगा, किसान को नुकसान जरूर होगा। तो ये बात हमने भारत सरकार के समक्ष रखी है कि अगर किसान 60 रुपए का डीजल और पेट्रोल 90 रुपए खरीदता है, तो आप अगर दाल के महंगाई का आकलन करें तो पिछले 2 वर्ष में सबसे कम कीमतें दालों की रही है, सबसे अधिक अदर प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ी है, और सबसे कम दालों की कीमत रही है। इसलिए दालों की कीमत एक मेंटेन रहे, ताकि किसान दलहन के उत्पादन में आगे बढ़े। अभी सर इस साल इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है अपने देश में, जो प्रोडक्शन होने वाला है, उसका एस्टिमेट कितना पकड़ के चल रही है? नहीं, देखिए, तुअर का उत्पादन पूरे भारत में लगभग 40 लाख मेट्रिक टन होता है। इस बार कुछ कम है। और अगर हम उड़द और मूंग और मसूर और चने का देखें तो 240 लाख मेट्रिक टन देश में उत्पादन होता है, और इससे ज्यादा हमारी खपत है। तो हमारे पास जो उत्पादन के अगर हम देखें तो उत्पादन में कोई एकदम बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारा उत्पादन 300 करोड़ टच होना चाहिए था, कि 300 मेट्रिक टन तक वो टच होना चाहिए, मगर 2-3 साल से 220-240 के आसपास ही रह रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका मतलब किसान दूसरी वस्तु पे डाइवर्ट हुआ है, इसीलिए हमारा उत्पादन 250 से ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, और उत्पादन के हिसाब से, दाल की खपत के हिसाब से जो हमारे पास आज देखा जाए तो पूरे साल, अब हम देखते हैं चने का उत्पादन गुजरात में अच्छा हुआ पिछले साल, इस बार भी अच्छी फसल है। तो वहां चने में किसानों ने रुचि ली है, तो वहां का उत्पादन बढ़ा है। तो इसी प्रकार तुअर का और उड़द का और मसूर का उत्पादन भारत में बढ़ना चाहिए। अब ओरेलान साल भर के आंकड़े देखो तो उसमें कहीं बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। इसीलिए सरकार देश के बाहर से निरंतर आयात कर रही है और अधिक से अधिक आयात कर रही है। ये सरकार ने पॉलिसी में प्लान किया है। जी, दीपक सर, अग्रवाल सरांनी ते खूप महत्वाचा मुद्दा मांडला की सरकार काही करून आता आयात वाढवते. त्यांनी हेही सांगितलं की आतापर्यंत 6 लाख टनांच्या आसपास आयात झालेली, आणखी कदाचित 1.5-2 लाख टन आयात येऊ शकते. तर सर देशामध्ये यंदा पुरवठा किती राहू शकतो? म्हणजे आपली जर डिमांड आहे एक 47-48 लाख टनांच्या आसपास, आपलं उत्पादन आहे, आयात आहे आणि मागचा साठा आहे, तर आपण कसं बघता? म्हणजे आपल्याकडे यंदा तुरीचा पुरवठा किती असू शकतो आणि उत्पादन कसं राहू शकतं? दीपक सर. हा एनएसएसओचे जे आकडे आहेत, राष्ट्रीय सॅम्पल सर्वे, नॅशनल सॅम्पल सर्वे, त्याच्यानुसार आपली तुरीची गरज देशाची ही 43-44 लाख टन आहे. आणि आपला जो सप्लाय आहे यावर एस्टिमेट्सला जर प्रमाण मानलं तर साधारणपणे 32-33 लाख टन, म्हणजे तुम्हाला 10 लाख टनाचा गॅप दिसतोय. ह्या गॅपमुळे भाव वाढले असते, परंतु 10 लाख टन आपण इम्पोर्ट करतोय, म्हणजे 6 लाख टन तर आता केलीच आहे आपण. मध्यंतरी मी जे तुम्हाला 5.8 लाख टन म्हणजे 5,80,000 टनाचे जे आकडे दिलेत, तर ते वाणिज्य मंत्रालयाने लेटेस्ट जे काही आकडेवारी अपडेट झाली आहे त्याच्यानुसार तो इम्पोर्टचा आकडा आहे. आणि त्याच्यात सुद्धा उडदाचा जो आकडा आहे, तर उडदाच्या आकड्यामध्ये मी तुम्हाला सांगेल की साधारणपणे
4,62,000 टन एवढा उडीद आपण इम्पोर्ट केला आहे आणि 2.5 लाख टन मागच्या वर्षाचा इम्पोर्ट होता. म्हणजे 84% हा उडदाचा इम्पोर्ट वाढलेला आहे आणि मुगाचा इम्पोर्ट जो आहे तर तो 1.5 लाख टन आहे. या आता एप्रिल ते डिसेंबरचे आकडे आहेत ते वाणिज्य मंत्रालयाचे आणि मागच्या वर्षी 28,000 टनच होता. म्हणजे 442% म्हणजे एवढ्या पटीने मुगाचा इम्पोर्ट वाढला आहे. तर तुम्ही जो प्रश्न विचारला की स्पेसिफिकली तुरीच्या संदर्भात जर बोलायचं तर तुरीचं लोकल क्रॉप कमी आहे, परंतु कैरी ओवर स्टॉक मी तुम्हाला मैं अग्रवाल सर की जानकारी के लिए भी नंबर साझा करूंगा, उनके पास भी ज्यादा अपडेट इंफॉर्मेशन रहती है. तो जो भी गवर्नमेंट के नंबर्स जो है ऑफिशियल कॉन्क्रीट वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से उपलब्ध नंबर के अनुसार 5 लगभग 6 लाख टन का तुअर का इंपोर्ट है, 2.5 लाख टन का उड़द का इंपोर्ट है, 1.5 लाख टन का, माफ कीजिए 4.5 लाख टन का उड़द का इंपोर्ट है और 1.5 लाख टन का मूंग का इंपोर्ट है. मैं आपने जो सवाल पूछा तुअर के बारे में, तो तुअर में 43 लाख टन हमारा जरूरत है, उसके मुकाबले 32-33 लाख टन का लोकल क्रॉप बताया जा रहा है. इंपोर्ट आपने देखा कि इंपोर्ट लगभग 6 लाख टन तो अप्रैल से दिसंबर तक का है. अगर वो हम अगर जोड़ लेते हैं और कैरी ओवर स्टॉक जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, नाफेड और प्राइवेट ट्रेड मिला के गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 6 लाख टन का हमारे पास कैरी ओवर है. तो ये सब मिला के हमको ये दिखाई दे रहा है कि आगे इंपोर्ट ऐसा ही रहा तो हमारे हाथ में हमारा जो लोकल डिमांड है उसके मुकाबले कैरी ओवर स्टॉक और इंपोर्ट मिला के जो आंकड़े आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा और रेट बढ़ेंगे नहीं. तो इसीलिए अग्रवाल सर ने जो कहा कि अभी तुरंत इंपोर्ट बंद होना चाहिए. तो ये मुद्दा आपका जो सवाल था उसके संदर्भ में ये परिदृश्य उभर के आ रहा है कि हमको इंपोर्ट अभी इमीडिएट एक्शन में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट कैरी ओवर स्टॉक और इंपोर्ट मिला के मंदी की तरफ बढ़ रहा है. सपोर्ट प्राइस के नीचे प्राइसेस जा सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा. तो अगर हमने इंपोर्ट तुरंत बंद कर दिया तो हमको आशा है कि हमारा जो भी सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर भाव मिलने की संभावना हो सकती है, और ये अगर ऊपर भाव मिले तभी फार्मर प्रेरित होगा अगले साल में बुआई के लिए. ये मेरा आकलन है. धन्यवाद. बिल्कुल. अग्रवाल सर, अभी दीपक सर ने जो ये कहा है कि मतलब 6 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, अभी जो कैरी ओवर स्टॉक है ये नाफेड या फिर इंडस्ट्री के पास वो 6 लाख टन है. अभी इंडस्ट्री के हिसाब से अभी इस साल अभी जो अपना ईयर है, क्रॉपिंग ईयर है, उसमें सप्लाई कितना हो सकता है तुअर का, मतलब आयात कितना है, और आपके हिसाब से अभी कंट्री में अभी पिछला कैरी ओवर स्टॉक कितना है तुअर का? नहीं, देखिए तुअर का जो अभी लगभग व्यापारी के पास और सरकार के पास मिल के 7 लाख मेट्रिक टन के आसपास स्टॉक है, क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 7,000 दान मिले हैं और 2 करोड़ व्यापारी हैं जो निरंतर दान मिल से हटके इस व्यापार में खरीदी बिक्री करते हैं, जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो तुअर और उड़द परचेस करके होल्ड करते हैं ताकि उनको आगे 2 पैसे की मजदूरी मिले. तो स्टॉक की कोई कमी नहीं है ना. अगर स्टॉक कम होता तो ये तुअर का भाव अभी 100 रुपए हो जाता, और जो जिस स्पीड में माल आ रहा है उसी के कारण अभी 2 महीने प्राइजेस बढ़े इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि जो जहाज बर्मा से निकले हैं और वो मार्च तक काफी मात्रा में आएंगे, म्यांमार से भी काफी मात्रा में आएंगे, तो उससे कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है. हमारी चिंता इस बात की है कि ज्यादा मात्रा में आने के कारण कीमतें नीचे जाएगी तो इससे फार्मर को नुकसान होगा. तो हम इस बात की चिंता कर रहे हैं सरकार से कि आप इंपोर्ट को कम करें, इंपोर्ट को धीरा करें और हमारे किसान को अच्छे मूल्य मिले. आप निरंतर इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे किसान को तो समर्थन मूल्य से नीचे ही बेचना पड़ेगा. जब वो समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगा तो उसका इस कारोबार से इंटरेस्ट हट जाएगा. तो ये बात सरकार के ध्यान में हम लाए हैं कि आप इंपोर्ट को कम करें और हमारे जो किसान के आगे प्राइस अच्छे मिले. अगर 80 रुपए उसको तुअर की प्राइस मिलती है तो उसको मिलना चाहिए, उसका हक है, उसका अधिकार है, उसकी इतनी मेहनत है, इतना उसका दवाई का और कीटनाशक और मजदूरी का और ट्रैक्टर की निंदाई गुजाई का खर्चा हो जाता है, तो उसको 80 रुपए तुअर के मिलना चाहिए. ये हमने सरकार से लिखित में भेजा है. ये कोई भी संस्था राइटिंग में नहीं भेजती, मैंने राइटिंग में भेजा है कि इन सब खर्चों को ध्यान रख के निंदाई का, गुड़ाई का, कटाई का, पेट्रोल का, ट्रैक्टर का और उसकी साफ सफाई और बिजली का खर्च
खेती में बिजली लगता है। तो इन सब खर्चों को ध्यान रख के सरकार 75 से 80 रुपए तुअर का मूल्य मिले, इसका हमने सरकार से राइटिंग में भी अनुरोध किया है। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। ठीक सर. हा एक हाँ मिनिट. सर, मेरा एक सवाल मी है. येतो तुमच्याकडे. मी येतो तुमच्याकडे, एक मिनट. हाँ बोलिए. अग्रवाल सर, अभी आपने जो बताया कि मतलब इंडस्ट्री का कहना है कि कंट्री में 38 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन हो सकता है. अगर हम लोग कैरी ओवर स्टॉक और इंपोर्ट का देखें तो ये दोनों मिला के लगभग अभी 12 लाख टन का हो रहा है. मतलब ये 60-62 लाख टन का सप्लाई 50-55 लाख के आसपास जाएगा. तो इस परिस्थिति में तो रेट प्रेशर में रहेंगे. तो अभी आप सरकार के पास ऐसी डिमांड करेंगे कि क्या अभी दीपक सर ने जो कहा है कि जो इम्पोर्ट है वो इमीडिएट रोक दिए जाए, ऐसी इंडस्ट्री कोई डिमांड करेगी आगे सरकार के पास? नहीं, हमने तो कल भी उनसे कहा कि आप आयात को कम करें. आपने इसमें तारीख गलत बढ़ाई है. 31 जनवरी उसकी डेडलाइन थी, उसको तारीख नहीं बढ़ाना जी. चाहिए, मगर सरकार ने 2 महीने की तारीख बढ़ा दी. वो 2 महीने में तो स्टॉक बिल्कुल. आएगा. तो हमने सरकार से ये बात का अनुरोध किया कि तारीख न बढ़ाएं. आपकी तारीख बढ़ाने से हमारे भारतीय किसानों को नुकसान होगा. ये बात मैंने उनको कल की बिल्कुल, मीटिंग में बिल्कुल. कही है. अब वो इस पर क्या जी. निर्णय लेते हैं, समय बताएगा. हम अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंपोर्ट कम हो, हमारे किसान को वाजिब मूल्य मिले, समर्थन मूल्य मिले, समर्थन मूल्य से अधिक मिले, सरकार का समर्थन मूल्य. तो हम इस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं. हमारा संगठन, बिल्कुल. हमारे संस्था के सदस्य लगातार ये प्रयास करते हैं कि हम तुअर उड़द में आत्मनिर्भर बने. हमारी इंडस्ट्रीज को देश में पैदा हुई तुअर और उड़द की आवश्यकता है. उसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है. तो हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं ये पड़े. बाकी निर्णय तो भारत सरकार को करना है. बिलकुल. पर्वते, आपण आता ऐकलं की उद्योगाचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे. जर सरकार आयात करत, त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही मागणी केली पण सरकार आयातीचं धोरण राबवते. तर नेमकं शेतकरी म्हणून आपण याच्याकडे कसं बघतो आणि तुम्हाला काय, म्हणजे सरकारच्या धोरणांबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? नाही, आता सर म्हणल्याप्रमाणे शासनाला ताकीद केले आयात करू नये म्हणून सांगितल्यावर सुद्धा त्यांनी आयात करते. तर अजून एक धोरण आहे सरकारचं की दरवर्षी आधारभूत किंमत किती रुपयाने वाढलेली आणि स्वामीनाथन आयोगाची शिफारशीनुसार मान्यता भेटते काय. दरवर्षी आधारभूत किंमत 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपयाने जर वाढली तर बाकीच्या इतर पेट्रोल रोज 1 रुपये वाढते, बाकीची इतर जीवनावश्यक वस्तू रोज 5 रुपये वाढते आणि शासन जीएसटी लावते. मधलंच असंच कोणतं तरी जीएसटी वगैरे हे ते लावून शेतकऱ्याच्या मानगुटीवर उग न दिसणारं भूत जे बसते. तर हे सर्व करून आधारभूत किंमत का वर्षीप्रमाणे किती वाढते आधारभूत किंमत, हे सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे शासनाचा. आधारभूत किंमत जर जवळजवळ वाढत 80 रुपयेपर्यंत जर गेली तर 80 खरेदी करेल सरकार कच्चा माल. नाहीतर आता दरवर्षी 100-50 रुपयाने भाव वाढत आहेत, तर ते कधी पोहोचल 80 रुपयाला. आता बाकीचे उडदाला तर यावर्षी भावच नाही काही आहे. पण उत्पादन आधारित खर्च जास्त आहे. मजुरी ज्यावेळेस अगोदर 150 रुपयाला बाई येत होती, आज 400 ते 500 रुपये बाईची हाजरी झाली, गड्याला 600 रुपये हाजरी झाली आणि हे काप जे आहेत 600-700 रुपये एकर प्रमाणे जे ट्रॅक्टर आणत होते, आज डिझेल 100च्या जवळजवळ गेले 96-97. तर ते लोक 1000 रुपये एकर प्रमाणे वाही कर आणि कापणीला सुद्धा लेबर चौथा हिस्सा मागतो, चौथा हिस्सा. मग हे सर्व काढून शेतकऱ्याला उरते काय. तर एवढं जीव म्हणजे नाकात आलं शेतकऱ्याचे की शेतकरी सांगितलं की डाळ पिकवा, डाळीचे वनस्पती वाढवा, मूग वाढवा, उडीद वाढवा. एक धोरण ठेवलं होतं शासन. आता शेतकरी सर्व डाळीचे उत्पादन करायला सुरू, लाखो टन आयात बाहेरून करते. मग ह्याच्यावर काय आहे निर्णय. खूप शेतकरी ओरडतात. हे साहेबासारखे लोक सुद्धा वरी मागणी करतात, कृषी मंत्र्याला सांगतात, सगळ्यांना सांगतात, पंतप्रधान सांगतात. सगळं कोणी ऐकायलाच तयार नाही आणि आधारभूत किंमत वाढायला तयार नाही. त्याच्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. बाकीचे जे रेट वाढलेत डिझेलचे वगैरे, हे सगळं पार्ट ट्रॅक्टर, त्याच्यामुळं मजुरीमुळं शेतकरी घाईला आलेला आहे.
त्यासाठी शासन हे शेतकऱ्याचं घरानं ऐकून घेतलं तर पुढच्या वर्षी पुढच्या क्रॉपला तूर उडीद मूग पेरतील लोक, नाही गेलं तर ते जेवढं घरी लागतील ते पिकवितील असं धोरण चालू आहे. आता आमच्या शेतकऱ्यामध्ये चर्चा चालू आहे की जेवढं आपल्याला लागते तेवढंच पिकवायचं, बाकीचं करू द्या, शासन आयात करू द्या, काही करू द्या कुठून बी. मग त्यावेळेस कसं आयात करल काय नाही बघू पाहू. अगदी बरोबर. पर्वते सरांनी म्हणजे इथं खूप भीषण वास्तव मानलेलं आहे की म्हणजे इकडे उत्पादन खर्च वाढतोय, म्हणजे शेतमजुरांना चांगला मजुरी मिळते पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडत नाही, त्यामुळे त्यांची आगतिकता अगदी योग्य आहे. त्यांनी एक मागणी केली की सरकार, त्यांनी एक खूप महत्वाचा प्रश्न इथं उपस्थित केला की सरकार दरवर्षी 80-100 रुपयांनी हमीभाव वाढवतं, परंतु इकडे पाहिलं तर बाकीच्या वस्तूंचा खर्च खूप वाढलेला आहे, किमती खूप वाढलेल्या आहेत, इथं शेतकऱ्यांना काही मिळत नाहीये. अग्रवाल सर, हमारे जो किसान भाई है उन्होंने एक बात यहाँ पे रखी है कि अगर किसानों को अच्छा दाम नहीं मिला तो अपने फैमिली को जितना लगेगा, अपने कुटुंब को जितना लगेगा उतना ही वो प्रोडक्शन लेंगे। अगर वो किसान अगर इस स्टेज पे आए तो हम लोग कैसा करेंगे? तो सर मैं अभी टाइम भी बहुत हो चुका है सर, मुझे एक सवाल ऐसा है कि ये जो अभी कंट्री में कंडीशन है पुअर के बारे में स्पेसिफिक, जो अपना डिमांड एंड सप्लाई है उसे देखते हुए इंडस्ट्री को क्या लगता है किसान भाइयों को इस साल पुअर का दाम कैसा मिलेगा बाजार में? नहीं, अभी जो वर्तमान में जैसे नई फसल आई है, अगर हम साल भर की फसल देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जी। की और ये जो तुअर की फसल आई है ये अभी आई है, तो अभी एक तरह से फसल आई है और उधर से हम देखें तो विदेशों से भी माल आ रहा है, तो अभी जो है दाम में बिल्कुल। कोई ज्यादा तेजी आए महीने 2 महीने ऐसी संभावना कम है, मगर जैसे ही मार्च में ये सरकार की जो पॉलिसी के तहत आयात बंद होगा तो उसके बाद आपको तुअर में कुछ सुधार आ सकता है। अभी 2-3 बार मौसम ने भी नुकसान किया है, बारिश आई है, ओले गिरे, कई जी। जगह मॉइस्चर बढ़ा है, कई जगह खले में माल पड़ा है, तो तुअर का दाम 2 महीने बाद आपको कुछ मिल सकता है, ऐसी संभावना पूरी है, इसमें कोई दो मत नहीं कि 2-3 साल से तुअर का उत्पादन दिन पे दिन कम हो रहा है, इसीलिए तो सरकार आयात कर रही है, तो आगे चल के हमको इसका लाभ मिल सकता है। पर अभी 2 महीने जब तक ये देश के बाहर से आएगा तब तक मार्केट यहीं स्थिर रहेगा और बाकी फिर आप उधर देखिए बारिश में लाभ मिलेगा, मगर गर्मी में भी तुअर आती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो गर्मी की फसल आती है, अब वो कितनी अभी उसकी सोइंग होगी और वो किस स्थिति में आएगी ये तो पता अप्रैल मई में जाके लगेगा, तो वो तुअर का कितना उत्पादन आता है वो कैसे इफेक्ट करता है उसके आधार पर भाव की तेजी मंदी होगी। सबसे पहले तो मार्च तक जो आयात हो रहा है उससे बाजार ज्यादा बढ़े इसकी संभावना कम है। बिलकुल. दीपक सर, आता अग्रवाल सरांनी सांगितलं की आपल्या देशात नेमकंच आवकेचा सुरू झालेला हंगाम असेल किंवा मग मोठ्या प्रमाणात झालेले आयात असेल, त्यामुळे सध्या बाजार दबावात आहे आणि जोपर्यंत आयात थांबत नाही तोपर्यंत हे दर म्हणजे पुढील 2 महिने मार्च पर्यंत हे दर कायम राहतील, म्हणजे आहे त्या परिस्थितीमध्ये दर राहतील, त्यानंतर दर कदाचित सुधारतील. आपल्याला काय वाटतं आणि जर दर असेच राहिले तर तुम्ही शेतकऱ्यांना काय आवाहन कराल की शेतकऱ्यांनी आपली विक्री कशी ठेवावी आणि एक दराचा अंदाज काय राहू शकतो वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये, समजा आयात बंद झाली असेल किंवा मग आपलं जर त्यांचं म्हणणं आहे की उन्हाळी उत्पादन वाढलं त्या परिस्थितीमध्ये रेट काय राहू शकतो? ओके. नाही बाजारभाव, मला असं वाटतं की बाजारभाव हे आत्ताचे जे बाजारभाव आहेत तर ते 2013-14 पेक्षा कमी आहेत, म्हणजे असं समजा की 10 वर्षांच्या निचंकी पातळीवर बाजारभाव आहेत बरोबर. आता. पहिला मुद्दा. बरोबर. तर हे खूप कमी बाजारभाव आहेत, तर हम्म. मला असं वाटतं की थोडंसं होल्ड जर केलं सीझन मध्ये शेतकऱ्यांनी तर तुम्ही पहा की आता आधारभाव केंद्रांवर गर्दी नव्हती, थोडेसे भाव सुधारल्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रायव्हेट विक्री सुरू केली. तर मला असं वाटतं की 6,000च्या खाली क्वालिटी माल विकू नये इतपत परिस्थिती दिसते, जे काही आकडेवारी किंवा सगळ्या गोष्टी पाहता. फक्त भीती काय आहे की एप्रिल पासून पुढे सरकारचं काय धोरण आहे इम्पोर्टचं, हम्म. तर त्याचा एक म्हणजे त्याविषयी कोणी काही सांगू शकत नाही, जसं बरोबर. निसर्ग आणि सरकारची धोरणं म्हणजे हे, कारण आज फार्मर किंवा कोणी त्या कंडिशन मध्ये नाही की सरकारला तो इम्पोर्ट, जर सरकार जर खरोखर इम्पोर्ट थांबवणार असेल पूर्णपणे एप्रिल पासून पुढं तर बाजार सपोर्ट घेईल, कारण हम्म. जेवढा आपला डिमांड आहे तेवढा, म्हणजे जर आपण प्रायव्हेट ट्रेड एस्टिमेट जर 32-33 लाख टनाचे प्रमाण मानले, या वर्षी झालेला म्हणजे मागच्या वर्षी डिसेंबर पर्यंत झालेला इम्पोर्ट आणि शिल्लक साठे मिळून
पिकाचा आकारमान हे किमान 6,000च्या वर दर राहावेत या दिशेने सूचक आहे. परंतु पुढचा इम्पोर्ट जर असाच होत राहिला तर त्या संदर्भात भाष्य करणं खूप अवघड होऊन जातं त्या केसमध्ये. पण 6,000च्या खाली विकू नये असं मला वाटतंय. आणि जसं सोयाबीनमध्ये टप्प्याटप्प्याने शेतकरी विकताय तर ती स्ट्रॅटजी तसंच धोरण ठेवलं तर अधिक चांगलं होईल असं वाटतंय. आणि शेतकरी तुरीमध्ये सुद्धा त्या पद्धतीने धोरण करताच आहेत. फक्त मागच्या वर्षी निराशा खूप झाली कारण सीझनला भाव होते आणि पुढे ऑफ सीझनला भाव कमी झाले. त्यामुळे पण थोडंसं यावर्षी शेतकऱ्यांमध्ये एक निराशेचं वातावरण आहे. कारण मागच्या वर्षी 7,000वरनं नंतर भाव खाली आलेले आणि भाव खाली आले तेव्हा सपोर्ट प्राइसने खरेदी करायला सरकार नव्हतं. बरोबर. सगळ्यात कमी सपोर्ट प्राइसने खरेदी मागच्या वर्षी तुरीची झालेली आहे. तर हे हम्म. सगळे गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत. राहतो मुद्दा हाच, जसं साहेबांनीच आपल्या शेतकरी मित्रांनी सांगितलं आपल्याला की इथून पुढे स्वतःपुरतच लावायचं की काय इतपत शेतकरी जो आलेला आहे या मानसिकतेमध्ये. तर ही पॉलिसी मेकर्सने हे लक्षात घेऊन संबंधित भागातल्या आमदार खासदारांनी तुरीचा इम्पोर्ट थांबवेल यासाठी दबाव तयार करायला पाहिजे. तर बाजारभाव उंचावेल अशी अपेक्षा आपण करू शकतो. मार्च एप्रिल पर्यंत 50% शेतकऱ्याची तूर व्यापाऱ्याजवळ जाईल आणि राहील 50% चांगल्या सदृढ शेतकऱ्याची तूर राहील. हलक्या शेतकऱ्याची मार्च पर्यंत सगळी व्यापाऱ्याजवळ जमा होईल तूर. स्टॉकिस्ट करेल तोपर्यंत. आणि त्यावेळेस काय कोणता तरी व्यापारी मोठा गडगंज शासनाला जर ताकीद केला की आयातीचं धोरण थांबवा तर 50% फायदा व्यापाऱ्यालाच होईल. 50% खालच्या वर्गातले शेतकरी सगळे भरडले जातील. आणि शेतकऱ्याला आता अशी परिस्थिती आहे की मूग गेलं, उडीद गेलं, सोयाबीन गेलं आणि आता राहिलं तूर. आणि तुरीचे 4 दाणे आलेले ते कसे बसे विकून उदरनिर्वाह करण्याचं किंवा लग्न करणं, काही घराची बरोबर. कामं करणे, काही सोयरिकी करणे, काही दवाखाना, असे तसे छोटे मोठे कामं आहेत. ते कामं येऊन पडले तुरीवर. आणि तुरीचं उत्पादन झालं 40%, 60% उत्पादन घटलं. आणि हे 40% माल घेऊन ज्यावेळेस शेतकऱ्याला एका एकरमध्ये 8 क्विंटल माल होत होतं तर 1 क्विंटल 2 क्विंटल माल झालं. तर ते माल आता त्यानं कशाला वाट बघल सरकारची भावाची कशाची, नेऊन माल टाकून देईल. एप्रिल पर्यंत व्यापाऱ्याच्या दाडामध्ये जाऊन बसल माल 50 ते 60%. मग ते फायदा व्यापाऱ्यालाच होईल. आणि सरकार तर बरं, सरकार आणि बाहेरून आयात करलेली तूर सरकारला काय भाव पडलाली आणि इथं शेतकऱ्याची तूर ह्या भावात का घेणार. आणि बाहेरून आयात केलेली तुरीची काय चविष्ट आहे का, चव आहे का, जैविक आहे का तूर, बगर केमिकलची आहे का, रासायनिक आहे का, कशी आहे तूर. आणि ते तूर त्या रासायनिक पद्धतीनं आणून सुद्धा ते तूर आमच्यापेक्षा इथं आधारभूत किंमत 63 आहे तर ते तूर त्यांना येऊन काय भाव पडलाली सरकारला. सरकार ते भावाचा सुद्धा विचार करत नाही, फक्त माल बाहेरून खरेदी करते. तर एप्रिल पर्यंत शेतकरी 50% तर माल विकून टाकला जाईल आणि व्यापाराचा फायदा होईल असं माझं मत आहे. तर तुमचं मत काय म्हणते? सरकार अजून तिथून धोरण काय करेल काय माहित नाही. बरोबर आहे. आपण इथे थांबूयात. या चर्चेचा सार आता एवढाच आहे की चर्चेत सहभागी सगळ्या मान्यवरांनी याच्यावर जोर दिला की यंदा देशामध्ये उत्पादन कमी आहे, परंतु सरकारच्या आयातीच्या धोरणामुळे सध्या तुरीचा बाजार दबावात आहे. सरकार आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांचं हिताचं सोडून नेमकं आयातदार देशांचं, जे निर्यातदार देश आहे तिथल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करते काय, असं अग्रवाल सरांनी तो प्रश्न उपस्थित केला. दीपक सरांनी तो मुद्दा इथे मांडला. शेतकरी बंधूंनी सरकारच्या धोरणावर एक सखोल टीका केली. जाणकारांनी तूर उत्पादकांना इथे एक एवढा सल्ला दिलेला आहे की सरकारचं जे धोरण आहे तर त्या धोरणामुळे मार्च पर्यंत तरी तुरीचे बाजार भाव हे सध्याच्या पातळीवरतीच म्हणजे 5,500, 6,000, 6,000, 100, 200 रुपयापर्यंत राहतील. मार्च नंतर जर आयात कमी झाली किंवा आयात थांबलीच तर कदाचित तिथून एक तूर बाजाराला सपोर्ट मिळेल. शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीचा विचार करून दीपक सरांनी एक आकडा सांगितला की चांगल्या तुरीची विक्री 6,000 त्यांनी करू नये, कदाचित पुढे त्याला सपोर्ट मिळू शकतो. आपण चर्चा तिथेच थांबूया. सर्व मान्यवरांनी आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. दीपक सर थांबूयात आपण. अग्रवाल सर थैंक यू, आपने हमको बहुत टाइम दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने किसानों की समस्या और तुअर की समस्या, उड़द की समस्या पे गंभीरता से विचार विमर्श किया. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर, थँक्यू. ताज्या अपडेटसाठी भेट द्या agrowon.com वर.